अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तनकीद की किताब में नकाद और तनकीद और उनकी अहमियत। हम इस सवाल में देखेंगे कि नकाद और तनकीद का आपस में क्या रिश्ता है। एक तनकीद जो है एक तहरीर के लिए वो क्यों ज़रूरी है। तनकीद जो है वो नसर पारे के लिए, किसी शायर की शायरी के लिए तनकीद क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या फ़वाइद हैं। नकाद जो है वो तनकीद करने में क्या किरदार अदा करता है, उसके क्या अच्छे फ़वाइद हैं जो हमें देखने में मिलते हैं। बाज़ लोग इस ख्याल के हामी हैं कि मुसन्निफ़ और कारी के दरमियान नकाद का वजूद गैर ज़रूरी है। वो अपने इस ख्याल के हक़ में ये दलील पेश करते हैं कि कारी तख्लीक को बेहतरीन तरीके से जान और समझ सकता है। नकाद खामखा दरमियान में आकर कारी को गुमराह करने की कोशिश करता है। देखें, बाज़ लोग कहते हैं कि वो जो नकाद है उसका दरमियान में आना जो है ना, पढ़ने वाले को, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, कारी को गुमराह करने की कोशिश करता है और कारी को मजबूर करता है कि वो भी इस अदबी तख्लीक को उसकी नज़र से देखे, मतलब तनकीद की नज़र से देखे, उसमें से खामियां निकाले। इस मुखालिफाना सोच के बावजूद नकाद की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है, जिससे बेअतनाई नहीं बरती जा सकती। ये एक मुखालिफाना सोच है नकाद के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि नकाद की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन इससे हम मतलब इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अदीब और नकाद की मुखालिफाना सोच के बावजूद अदीब और नकाद की हैसियत लाजिम व मलजूम की सी है। ऑस्कर वाइल्ड का नज़रिया तो ये था कि जिस अहद में अच्छी तनकीद निगारी नहीं रही, उस अहद के वतन से कभी अच्छी तख्लीक ने जन्म नहीं लिया। अब यहाँ पर देखें कि ऑस्कर वाइल्ड का कहना है कि उसका नज़रिया ये था कि अच्छी तनकीद निगारी जब नहीं होगी कि उस अहद में कोई अच्छा तख्लीक़कार जन्म नहीं ले सकता। इसकी वो मिसाल देखें कि नकाद की और उसकी तनकीद की क्या अहमियत है। जिस तरह कोई खुद रू झाड़ी इतनी खूबसूरत मालूम नहीं होती जब तक उसे तराश खराश और कांट छांट के अमल से ना गुजारा जाए, और एक अच्छी तराश खराश करने वाला ही अच्छी झाड़ी या किसी पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज से तरतीब दे सकता है। इसी तरह एक अच्छा नकादी अदब को उम्दा अंदाज देने और राह मुतय्यन करने की कोशिश करता है। अच्छी तनकीद महज दूध का दूध और पानी का पानी ही नहीं करती, बल्कि अदब पारे की तशरीह और तौज़ीह भी करती है। अब यहाँ पे देखिए, तनकीद जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करती, बल्कि अदब पारे की तशरीह और तौज़ीह भी करती है। मतलब तशरीह बारे में क्या बयान किया गया है, नकाद उसको खुलकर बयान करता है कि इसमें क्या बयान करने की कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में अदब को समझने और अदीब के मुद्दा को समझने में, जानने में मदद मिलती है। एक अच्छा नकाद फ़न पारे के उन ढके छुपे पहलुओं को भी बेनकाब करता है जिन पर आम कारी की निगाह नहीं पड़ती। अब यहाँ ये बात समझने के काबिल है कि एक अच्छा नकाद जो है वो फ़न पारे के अंदर छुपी हुई जो बात लिखारी मुसन्निफ़ कहना चाहता है, वो उन पहलुओं को भी कारी के सामने बयान करता है कि जिस पे कारी की निगाह नहीं होती, कि कारी की फ़हम उस तक नहीं पहुँच सकती। नकाद जो है वो काम नकाद करता है। नकाद अदब पर तनकीद करके अदीब को सीधी राह पर चलाता है। उसका मकसद ये होता है कि अदब के म्यार को आला व अरफा समझा जाए। असल में जब किसी किस्म की फ़न पारे में कोई खामी, कमी या नुक्स तलाश करता है, तो उसका मकसद किसी तख्लीक़कार के ख़िलाफ़ कोई मानदाना कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसका मकसद तख्लीक़कार को उसकी खामी से आगाह करना और उसे आइंदा के लिए ऐसी खामियों से रोकना होता है। यानी नकाद तासुब और ज़ाती पसंद व नापसंद से बालातर होकर तनकीद करता है और उसका तनकीदी अमल खलूस की बुनियाद पर होता है। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं नकाद जो है तासुब और ज़ाती पसंद व नापसंद से बालातर होकर किसी मुसन्निफ़ की तख्लीक़ पर तनकीद करता है। उसका तनकीदी अमल खलूस की बुनियाद पर होता है। उसका मकसद सिर्फ तनकीद नहीं करना होता, बल्कि उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी होती है।
تنقید جو ہے، تنقید فن پارے کا مقام متعین کر کے قارئین کے ذوق کی تعمیر ترقی کرتی اور انہیں بگڑنے سے بچاتی ہے۔ تنقید کی عدم موجودگی میں لازمی طور پر قارئین کا ذوق بڑھنے کا احتمال رہتا ہے اور غیر معیاری، گھٹیا اور ناقص ادب پسند کرنے لگتے ہیں۔ تنقید چونکہ کسی چیزوں کے دونوں پہلوؤں کو پرکھنے کا نام ہے، اس لیے کسی چیز پر نقد و جرح کا عمل صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ناقد کے ذہن میں اس چیز کے برعکس بھی موجود ہو جس پر وہ تنقید کر رہا ہے، کیونکہ جب تک اسے دو چیزوں کو ایک ہی معیار پر پرکھنے کا تجربہ نہیں ہوگا، وہ کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کے بارے میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو تنقید نگار ہے وہ کسی بھی ناقد کے کسی بھی چیز پر تجربہ کرنے سے پہلے اس کے اچھا یا برا ہونے کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتا۔ وہ پہلے اس پر چھان بین کرتا ہے اور پھر اس پر تنقید کرتا ہے۔ اس لیے عموماً کسی نوجوان تنقید سے ثقاب تنقید کی توقع نہیں کی جا سکتی، کسی نوجوان تنقید سے سکا تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رزق کے نزدیک ایک نوجوان دماغ کسی ادبی تخلیق کی تمام باریکیوں اور گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید کرنے سے پہلے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے کوئی نوجوان تنقید نہیں کر سکتا جن کا ذہن نیا ہوتا ہے، ان میں خیالات کی وسعت نہیں ہوتی، وہ ان کی گہرائیوں تک، تخلیق کار کی گہرائیوں تک، باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے وہ تنقید بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ایک تجربہ کار اور عظیم انشا پرداز شخص اپنی تخلیقات کو اپنے اعلیٰ خیالات کے سبب سے جلوہ گاہ بنا دیتا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تجربہ کار جو ہوتا ہے، تنقید نگار، وہ اپنے اعلیٰ خیالات کے سبب جو ہے نا، انشا پرداز کی تخلیق کو جلوہ گاہ بنا دیتا ہے، قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکتساب علم یا چند کتابوں کی ورق گردانی کے بعد کوئی شخص ناقد نہیں بن سکتا۔ نقد و جرح اور انتقاد کی قوت خدا داد ہوتی ہے۔ جس طرح شاعر و ادیب اپنے مزاج کے لحاظ سے پیدائشی اور فطری فنکار ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شاعر و ادیب جو ہوتے ہیں وہ فطری طور پر شاعر اور ادیب ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز پیدائشی اور فطری ہوتی ہے۔ اس طرح نقاد کی طبع میں بھی تنقید نگاری کے جراثیم بھی پیدائشی ہوتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔